ठीक है बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ज्योमेट्रिक सीरीज कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास सम होती है, सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास जितने भी टर्म्स हैं, अगर आप उन सबको क्या कर दें, सम कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है बेटा, अब ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर कुछ हमें डिफरेंट कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा सम के लिए। पहले तो एक जनरल फॉर्मूला देखें कि अगर आपके पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दी जाती है और वो आपसे पूछता है कि बताओ इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन क्या है। जैसे हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेट सपोज फर्स्ट कर लें 20 टर्म्स है, वो कहता है फाइंड द 20 टर्म सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे S20 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय आर कॉमन रेशो की पावर n, जो n यहाँ लगाएंगे वही n यहाँ, इसमें से कर देंगे आप -1, डिवाइड कर देंगे रेशो -1 में से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपकी ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होगी, आपकी जो ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस होगी, आपको यहाँ पर उसका सम मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है जो आप जनरल सिचुएशन में जब आपको ए की वैल्यू और जब आपको कॉमन रेशो आर की वैल्यू पता हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इजीली आपको क्या मिल जाएगा? आपका सम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई चीज मिसिंग हो, या आपसे कभी कभी वो ऐसे भी कहते हैं कि आप हमें बता दो लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट टर्म के लिए आपको 3 कंडीशंस देखनी है। या सम के लिए अगर आपको बाज दफा ऐसे दे देता है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था 512 अपॉन 729 जो है, ये कौन सा टर्म है आपके पास प्रोग्रेशन का, एन बताओ इसका। वो उसने लास्ट टर्म दिया था, उसके बाद आपको कोई टर्म नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पर आपकी जो सीक्वेंस है वो एंड हो रही है, वो उसका लास्ट टर्म है। अगर हमारे पास इस तरीके से लास्ट टर्म दे दिया जाए और हमें ए और आर पता करना हो, तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका लास्ट टर्म बराबर होता है, आप ए को मल्टीप्लाई कर दें आर की पावर n-1। ये वही वाला फॉर्मूला है जो टी एन के लिए हमने पढ़ा, टी एन इज इक्वल टू ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर n-1। लास्ट टर्म आप इजिली इस फॉर्मूला से पता कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर लास्ट टर्म आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए सम बता दो, हमें सीरीज बता दो, प्रोग्रेशन का सम बता दो, तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू रेशो मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन रेशो -1। अच्छा, ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे? मैंने यहाँ केस 1 क्यों लिखा है? कॉमन रेशो जो होता है, आपको पता है कॉमन रेशो जब आप 2 सब्सिक्वेंट टर्म्स को आपस में डिवाइड कर देते हो तो आपके पास कॉमन रेशो आता है। बाज दफा ऐसा होगा जब आप T2 को डिवाइड करोगे T1 से, तो कॉमन रेशो 1 भी आएगा। कॉमन रेशो 1 अगर आएगा तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज चल रही है, सीक्वेंस जो चल रहा है, उसमें जो हर टर्म है वो सेम है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे हर टर्म को तो वही आंसर आएगा। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन में जब आपको सम पता करना हो तो पहले ये लास्ट फॉर्मूला देख लो। अगर आपके पास कॉमन रेशो 1 के बराबर आ रहा है, आप जब T2 को T1 से डिवाइड करते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक प्रोग्रेशन लिखी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 4 है, फोर्थ टर्म 4 है एंड सो ऑन, ये चलती चली जा रही है। और ये कह रहा है कि भाई 20 टर्म का क्या करो, 20 टर्म्स का क्या करो, सम पता करो, 20 टर्म्स का क्या करो, सम पता करो। आप क्या करेंगे? आपने जब T2 को T1 से डिवाइड किया तो आपने कहा ये तो आंसर 1 आ रहा है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ऐसी प्रोग्रेशन दी हुई हो जिसमें आपके पास 2 सब्सिक्वेंट टर्म्स को डिवाइड करने के बाद आंसर 1 आ रहा है, तो वहां पर आप सम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू S20 इज इक्वल टू नंबर कितने हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8, 20 टर्म्स तक इसका सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। S20 आपके पास होगा 80, 20 दफा 4 को प्लस कर दो तो आपके पास आंसर आएगा 80। ये वो वाली सिचुएशन है जब आपके पास कॉमन रेशो आर की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। लेकिन अगर बात, ये बहुत रेयर केसेस होंगे जब आपके पास आर की वैल्यू 1 के बराबर होगी, लेकिन अगर आपके पास आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब कि 1 से कोई बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कॉमन रेशो। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया, आर उसमें 3 आ रहा था, ठीक है, आर अगर 3 है
बेटा इसका मतलब आपकी जो सीरीज है ना वो इंक्रीजिंग सीरीज है। इंक्रीजिंग सीरीज किसको कहते हैं? इंक्रीजिंग सीरीज उस सीरीज को कहते हैं कि जिसमें हर अगला जो सब्सिक्वेंट टर्म होता है वो आपके पिछले टर्म से बड़ा होता है। लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा कॉमन रेशियो पिछले वाले टर्म के अंदर क्या आया था, 3 आया था। पिछले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर हम कहते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, कॉमन रेशियो जो है हमारे पास वो भी है 3। बेटा सेकंड टर्म जो आएगा वो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद लेकर आएंगे 9। फिर 9 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो थर्ड टर्म आएगा 27। देखो जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हो कॉमन रेशो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर कॉमन रेशो है, इसका मतलब आपकी जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग सीरीज के अंदर आपके पास लास्ट टर्म आपको गिवन है और वो आपसे क्या पूछ रहा है, सम पता करवाना चाह रहा है, तो आप फिर उस सूरत में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सम पता करने के लिए कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई कर देना है। जो लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म आप पता भी कर सकते हो अगर गिवन ना हो तो, और माइनस कर दो उसमें से ए को, फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो r-1 से, कॉमन रेशो -1 से। ये कौन सा केस है? जब आपका जो रेशो है वो 1 से बड़ा है, आपकी सीरीज क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर इसका अपोजिट केस देखें तो बाज दफा ऐसा होगा कि जब आप दो सब्सिक्वेंट टर्म को, अभी देखो अभी अगर हम इसको सीरीज बनाए तो हमारी ये वाली सीरीज ऐसे बन रही है। पहला टर्म आपके पास आ रहा है 3, दूसरा टर्म आ रहा है 9, तीसरा आ रहा है 27, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता, यहाँ पर क्या केस होगा, यहाँ पर जो आपके पास पहले वाले टर्म होंगे वो बड़ा होगा सबसे। हमने कहा 27, इसके बाद है 9, इसके बाद है 3। इसका मतलब अब जैसे जैसे आगे जाओगे तो सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, कम हो रही है नंबर। कॉमन रेशियो क्या आएगा आपका, 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, लोअर देन 1 आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसमें आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ जाए, वो सीरीज होती है डिक्रीजिंग सीरीज। और उस डिक्रीजिंग सीरीज के लिए आप सम करने का फॉर्मूला यूज करते हो, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। जिसमें आर ग्रेटर है 1 से, उसमें आर में से 1 को माइनस करना है और आर वाला जो फैक्टर है उसको पहले रखना है और फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। जिसमें 1 बड़ा है और कॉमन रेशियो छोटा है तो उसमें आप फर्स्ट टर्म को रखो पहले और आप क्या कर दो, आर और जो आपके पास लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म में से उनको माइनस कर दो और 1 में से कॉमन रेशियो को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपकी जो सीरीज होगी वो ग्रॉस अप होकर आ जाएगी और आपको आपकी सीरीज का क्या पता चल जाएगा, सम पता चल जाएगा। ये सिचुएशन से ही केसेस हैं। मोस्टली बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें वो लास्ट टर्म दे देता है और आपसे इस तरीके से अप्लाई करवा रहा होता है। अगर आपके पास लास्ट टर्म की कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है और वो आपसे सिंपली सम पूछ रहा है तो हम ये जनरल फॉर्मूला यूज कर क्या कर सकते हैं, सम को पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है और अगर लास्ट टर्म पता करने का कह रहा है तो आप लास्ट टर्म आराम से पता करो और फिर लास्ट टर्म के लिए दो सिचुएशन बनाकर क्या कर दो, फॉर्मूलाज को पुट कर दो। अगर इंक्रीजिंग सीरीज है, कॉमन रेशियो बड़ा है 1 से, तो आप r को मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म से, माइनस कर दो फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर दो r-1 से। लेकिन अगर आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से क्या है, छोटा है, आपकी सीरीज क्या है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग सीरीज है, तो आप क्या करें, लास्ट टर्म पता करो, फिर फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दो प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो और डिवाइड कर दो 1 माइनस आर से। तो आपको इस सिचुएशन में भी क्या मिल जाएगा, आपका सम मिल जाएगा डिक्रीजिंग सीरीज का। और अगर आपका कॉमन रेशियो जो है वो 1 के ही बराबर है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका फर्स्ट टर्म उठाओ और जितने नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम पता करना है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा दो उतने नंबर ऑफ टर्म्स से। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको सम पता चल जाएगा जब आपका कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लेते हैं जिससे हमारा काम क्या होगा और ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट क्यूरीज हैं वो खत्म हो जाए।